अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आपको पढ़ाया था एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंट टाइप की उसमें एग्जांपल्स बताई थी आपको। हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे। इन व्हाट आर इंडिकेटर्स, ये मेन डेफिनेशन आपकी बुक में थी। हमने क्या पढ़ा था कि एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंज कलर टू मार्क आर टाइट्रेशन एंड पॉइंट। ठीक है, द मोस्ट ईजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपकी बुक में यहाँ पे दी गई थी। उसी डेफिनेशन को आपने याद करना है और अपने पेपर में भी लिखना है। इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा और अगर आपको मैं ज़्यादा इजी अगर इसकी डेफिनेशन दूँ तो बेटे केमिकल इंडिकेटर, ये तो एसिड बेस इंडिकेटर की बात हो रही है ना, लेकिन अगर इन जनरली हम देखेंगे व्हाट आर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स सिर्फ यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो है एसिड बेस इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसा कोई भी केमिकल बेटे जिसको हम यूज करें टू आइडेंटिफाई, ठीक है, यूज टू आइडेंटिफाई अदर केमिकल कंपाउंड्स और टू डिटेक्ट केमिकल चेंज दैट हैव अकर। कोई भी ऐसा केमिकल चेंज जो हो चुका हो या हो चुका, मतलब या तो वो हो चुका है या अभी इन प्रोसेस है या हो रहा है, तो कोई दूसरा केमिकल यूज़ करके हम उस केमिकल को जिसकी वजह से कोई भी चेंज आ रहा है या आने वाला है, ठीक है, इन प्रोसेस है, उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। इन दोबारा बता देती हूँ, आप में से किसी एक बच्चे ने पूछा कि इंडिकेटर्स की अगर जर्नली हमने डेफिनेशन करनी हो वो क्या होती है, व्हाट आर इंडिकेटर्स। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बेटे मैं बता रही हूँ कि केमिकल इंडिकेटर इज अ केमिकल, ये एक केमिकल है विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अदर केमिकल कंपाउंड्स। एक ऐसा केमिकल है जिससे हम लोग दूसरे केमिकल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर क्या करेंगे, और टू डिटेक्ट केमिकल चेंज डैट हैव अकर्ड, या कोई केमिकल चेंज जो हो चुका है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो केमिकल हम यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। क्लियर हो गया? आप समझ आ गई बेटे आपको कि इंडिकेटर्स क्या होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एसिड बेस इंडिकेटर्स हमने पढ़े। एसिड बेस इंडिकेटर की डेफिनेशन आपको मैंने बताई, उसके बाद हमने इसकी एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के बाद हमने दो डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस देखे। उसमें हमने देखा एसिडिक सॉल्यूशन, फिर हमने क्या देखा कि बेसिक सॉल्यूशन में जो है वो इंडिकेटर्स किस तरह से जो है अपनी वर्किंग करते हैं। ठीक है, फिर मैंने दो कॉमन एग्जाम्पल आपको इंडिकेटर्स की दी। एक हमने क्या लिया? मिथाइल ऑरेंज, और एक हमने कौन सा लिया बेटे? फिनॉल पैथिलीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया सिलेक्टिंग अ सूटेबल इंडिकेटर, के कोई भी सूटेबल इंडिकेटर जब आप लोग सेलेक्ट करते हो तो उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया हमारे पास होता है। तो एज ए क्राइटेरिया हमने यहाँ पे दो जनरल जो क्राइटेरियाज थे वो यहाँ पे पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? टाइट्रेशन कर्व एंड इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, अच्छा, टाइट्रेशन कर्व तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि व्हाट इज टाइट्रेशन कर्व, हमने उसकी डेफिनेशन की। ठीक है, मैंने आपको बताया कि टाइट्रेशन कर्व क्या होता है। ये वो कर्व है, कोई ग्राफ है जो हमें, जब हम ग्राफ बनाते हैं ना बेटे, कोई भी ऐसा ग्राफ जो पीएच किसी भी चीज़ की, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, जब उसमें दूसरी सॉल्यूशन ऐड किया जाए तो जो उनका ग्राफ बनेगा ना उसको हम लोग क्या कहेंगे? टाइट्रेशन कर्व कहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप सिंपली टाइट्रेशन, आप लोगों को मैंने तब भी कहा था कि आप लोगों ने 9th क्लास में और 10th क्लास के में अगर आपको याद हो तो प्रैक्टिकल में आपके टीचर ने आपको टाइट्रेशन के डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करवाए होंगे। तो टाइट्रेशन होता क्या था बेटे? थोड़ा सा रिकॉल उसको भी हम लोग कर लेते हैं। टाइट्रेशन जो था वो एक ऐसा प्रोसेस था, या सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि टाइट्रेशन इज द स्लो एडिशन ऑफ वन सॉल्यूशन। टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि एडिशन करते हैं स्लोली, आराम सो थोड़ी थोड़ी करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप एक सोल्यूशन की हम लोग क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन आप लोगों को पता हो। ठीक है, और किस में करते हैं? टू अदर सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो अननोन होती है, आपको पता नहीं चलती, और तब तक हम ऐड करते रहते हैं अनटिल हमारे पास क्या हो जाए? न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, एंड पॉइंट आ जाए। ठीक है, एंड पॉइंट कैसे आता था? जब कलर चेंज हो जाता था। तो टाइट्रेशन क्या चीज़ हुई? टाइट्रेशन के प्रोसेस को आप लोग किस तरह डिफाइन करोगे?
हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन करेंगे टाइट्रेशन इज द स्लो एडिशन ऑफ वन सोल्यूशन। क्या दोबारा मैं लिखवा रही हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो बेटे आप लिख सकते हैं टाइट्रेशन की डेफिनेशन। टाइट्रेशन इज द स्लो एडिशन ऑफ वन सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। टाइट्रेशन क्या चीज़ है बेटे? स्लो एडिशन है वन सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता हो। नॉन कंसंट्रेशन का मतलब होता है वो कंसंट्रेशन जो आप जानते हो, ठीक है ना। टाइट्रेशन इज द स्लो एडिशन ऑफ वन सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन टू अ नॉन वॉल्यूम ऑफ अनदर सोल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। यानी कि नॉन कंसंट्रेशन जो है वो अंदर जा रही है किस सोल्यूशन के? जिसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता, वो अननोन है, until the reaction reaches न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है? और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? टाइट्रेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बात की दो तरह की सॉल्यूशंस की। एक सॉल्यूशन वो जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं होती, सॉल्यूशन जो नॉन कंसंट्रेशन है, और एक वो है जो अननोन है, ठीक है। जो नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेट इज नोन एज टाइट्रेंट। याद रखना है क्या कहते हैं? टाइट्रेंट। तो जब मैं आगे फर्दर जब हम पढ़ेंगे तो बेटे जब मैं टाइट्रेंट का वर्ड यूज़ करूंगी तो तब आप लोगों ने समझ आना है कि ये वो सॉल्यूशन की बात हो रही है जिसकी कंसंट्रेशन हमें क्या पता है? नॉन है, हमें उसकी कंसंट्रेशन पता है। तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन कंसंट्रेशन कहेंगे। तो क्या हो गया कि टाइट्रेशन इज द स्लो एडिशन ऑफ वन सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन to a non-volume of another solution of unknown concentration until the reaction reaches neutralization। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया? हमारा टाइट्रेशन की डेफिनेशन होगी। हमने क्या पढ़ा? हमने टाइट्रेशन कर्व पढ़ा। टाइट्रेशन कर्व के बाद मैंने आपको क्या बताया? इक्विवेलेंस पॉइंट हमने पढ़ा। आज बेटे जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, पेज नंबर अपनी बुक का आप लोग 207 ओपन करें। टॉपिक हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। हम दो तरह के कर्व आज पढ़ेंगे। एक वो कर्व जब आपके पास एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा, जब आपके पास बेस भी स्ट्रॉन्ग होगी, देन आपका टाइट्रेशन का कर्व किस तरह का बनेगा। दूसरा कर्व हम कौन सा स्टडी करेंगे? जब आपके पास एसिड जो है वो वीक हो और सॉरी एसिड जो है वो स्ट्रांग हो और वीक जो है वो आपका बेस हो, ठीक है। देन आपका टाइट्रेशन कर्व किस तरह का बनेगा। वन बाय वन इनको हम लोग स्टडी करेंगे, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बहुत इजी टॉपिक है। नंबर वन हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, लेट्स कंसिडर द टाइट्रेशन ऑफ HCl with NaOH, hydrochloric acid, sodium hydroxide. Initially, the solution contained only the strong acid. Since the acid is strong, it completely disassociates, leading to a high concentration of hydrogen ion and the pH is very low. As NaOH is added, hydroxyl ion from NaOH began to neutralize the hydrogen ions from HCl and the pH of the solution rises. The equivalence point is reached when the amount of hydroxyl added is stoichiometrically equal to the amount of hydrogen ion originally present in the acid. The pH at the equivalence point in strong acid strong base titration is 7. The titration curve at this stage shows a steep rise in pH, changing quickly from acidic to neutral. The pH value at the end point changes from 4 to 10. These titration have pH of 7 at equivalence, so such phenolphthalein as an indicator can be used as they show different colors in this range. हमने क्या पढ़ा बेटे? हमने पढ़ी एक टाइट्रेशन कर्व की एग्जांपल। कब? जब हमारे पास एसिड भी स्ट्रांग होगा और बेस भी हमारे पास क्या होगी? स्ट्रांग होगी, ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ें स्ट्रांग है और जनरली यहाँ पे हमारे पास जो पीएच है वो क्या होगी? 7 होगी। और बेटे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो कौन लेंगे? हम लेंगे टाइट्रेशन। किसकी टाइट्रेशन? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो हम यहाँ पे एज एग्जांपल लेंगे वो कौन सा लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। और साथ स्ट्रॉन्ग बेस हम कौन सा लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। क्लियर हो गया? हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन की एग्जांपल में किसकी बेटे एग्जांपल लेनी है? HCl और NaOH की। इनिशियली शुरू में स्टार्ट में हमारे पास क्या होगा कि सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ होगी? हमारे पास
सोल्यूशन किस चीज़ का होगा? ओनली एंड ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? हमने क्या लिया है? ACl लिया है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया है एसिड, ठीक है। इसमें क्या होगा? एसिड जो है बेटे वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिसएसोसिएट हो जाएगा। कंप्लीटली डिसएसोसिएट होने का मतलब क्या होता है कि वो अपने रिस्पेक्टिव उसके आइंस है, पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन, उनमें वो कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोजन प्लस जो है वो सेपरेट हो जाएगा। क्लोराइड Cl नेगेटिव आयन जो है वो यहाँ पे अलग हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, और पीएच जो है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इज दैट क्लियर? मैंने क्या बताया आपको कि स्टार्ट में इनिशियली जब ये रिएक्शन शुरू होगा तो क्या होगा कि सोल्यूशन ओनली कंटेन स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज ACl। और इसमें क्या होगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिसएसोसिएट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या क्या करना है? हमने ऐड करना है यहाँ पे NaOH। NaOH क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बेस। जब हम यहाँ पे NaOH ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन जो है बेटे वो NaOH में से मतलब NaOH में से आए ना, NaOH, OH सेपरेट हो गया नेगेटिव आयन, और Na जो पॉजिटिव है वो सेपरेट हो गए। तो OH आयन जो NaOH से आया है बेटे वो क्या करना शुरू करेगा? वो न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगा हाइड्रोजन आयन को, जो हमारे पास कहाँ से आए थे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आए थे, ठीक है। पहले क्या हुआ था? जब ACl की डिसएसोसिएशन हुई थी तो पीएच जो है वो लो हो गई थी, लेकिन अब जब हाइड्रोक्सिल आयन मतलब न्यूट्रलाइज करना शुरू करेंगे टू हाइड्रोजन आयन, तो पीएच जो है वो सोल्यूशन की क्या होना शुरू हो जाएगी? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, राइज होना शुरू हो जाएगी। पहले क्या की? पीएच जो है वो लो होगी, लेकिन अब क्या हुआ? पीएच जो है वो राइज होना शुरू होगी। और ये तब तक राइज होती रहती है जब तक कि हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आ जाता, इक्विवेलेंस पॉइंट रीच नहीं हो जाता। इक्विवेलेंस पॉइंट कब रीच होगा, कब आएगा? जब अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एडिड जो है वो इक्वल हो जाएगी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द एसिड के, यानी कि OH नेगेटिव और H पॉजिटिव की जो अमाउंट है जब वो इक्वल हो जाएगी तो वो कौन सा पॉइंट होगा? उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वलेंस पॉइंट कहेंगे। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट में पहले क्या थी? पीएच जो है वो लो ही थी, अब पीएच क्या होना शुरू हो जाएगी? हाई होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वलेंस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो टाइट्रेशन होती है उसकी पीएच कितनी होती है? याद रखनी है आपने, 7 होती है। इसको आप अंडरलाइन करें, ये आपके MCQs में भी आता है। इस केस में जो टाइट्रेशन कर्व बनेगा बेटे वो क्या होगा? उसमें राइज आएगा, क्योंकि पीएच इंक्रीज हुआ ना, तो यहाँ पे भी जो कर्व बनेगा उसमें क्या आ जाएगा? एक राइज आएगा, और वो एसिडिक से किधर जाएगा? न्यूट्रल की तरफ जाएगा। और पीएच वैल्यू जो एंड पॉइंट पे आएगी वो क्या हो जाएगी? जो पीएच वो 4 to 10 यानी कि 4 से लेकर 10 तक आपकी जो है वो पीएच जाएगी। और इस तरह की टाइट्रेशन की जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है वो कितना उसकी पीएच होती है? 7 होती है। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो बेटे इस ग्राफ में, तो यहाँ पे क्या है? आपको वॉल्यूम दिए हुए हैं स्ट्रॉन्ग बेस के, ये यहाँ पे क्या आपको पीएच दी हुई है। ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे 7 है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो पीएच है वो 7 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, आप देखो तो राइज हो रहा है कर्व, ठीक है। यहाँ पे क्या था? पीएच कम थी, और यहाँ पे पीएच क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया? तो ये कर्व है, कौन सा कर्व बेटे? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में हमने जो एग्जांपल ली वो किसकी ली? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सेकेंड टाइट्रेशन हमने किसकी करनी है? हमने डेट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन कर्व। अब जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे? पहले क्या था? हमारे पास स्ट्रॉन्ग ही एसिड था और स्ट्रॉन्ग ही बेस था, लेकिन अब क्या हो गया? हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया जबकि बेस जो है वो वीक होगी। तो इस केस में क्या होगा? लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। Consider the titration of aqueous ammonia NH3 with HCl. Initially, the solution contained only the weak base and it only partially dissociate with a lower concentration of hydroxyl ion compared to a strong base. The initial pH will be greater than 7 but lower than the pH of a strong base. As HCl is added, the concentration of hydroxyl ion decreases, causing the further decrease in pH. Before reaching the equivalence point, the
solution is in a buffer like region where the pH changes more gradually. The presence of a weak base and its conjugate acid creates a buffering effect which help to moderate the pH change as the base is added. सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने टाइट्रेशन की यहाँ पे की वो कौन सी है, टाइट्रेशन ऑफ एक्वस अमोनिया विद HCl। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने ली है उसमें हमने क्या लिया है बेटे, एक्वस अमोनिया लिया है, ठीक है। एक्वस अमोनिया को किसके साथ हमने टाइट्रेशन की है, विद HCl, यानी कि हमारे पास बेस जो है वो क्या होगी, वीक होगी, लेकिन एसिड इधर भी स्ट्रॉन्ग ही है। कौन सा एसिड है, HCl है, ठीक है। तो इनिशियली यानी कि टाइट्रेशन के स्टार्ट में जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, इनिशियली जो है सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, वीक बेस आएगी, और वो जो है कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं होगी बल्कि क्या होगी, पार्शली डिसएसोसिएट होगी, जिसमें एक तो होता है ना डिसएसोसिएशन, होता है कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि अपने रिस्पेक्टिव आयंस में जो है वो जैसे NaCl है, सोडियम अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया, इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीटली डिसएसोसिएशन। लेकिन कभी कभार कंप्लीटली डिसएसोसिएशन नहीं होती, थोड़े कुछ हो जाती है, कुछ नहीं होती, ठीक है। एक आयन हो जाता है लेकिन दूसरा नहीं होता, तो इस तरह की डिसएसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शली डिसएसोसिएट कहते हैं। तो इस केस में जो वीक बेस है वो कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पार्शली डिसएसोसिएट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, वो लो होगी एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में तो कंप्लीटली डिसएसोसिएशन होती है ना, और कंप्लीटली डिसएसोसिएशन होके हमारे पास, जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल पढ़ी थी NaOH की, यहाँ पे कंप्लीटली डिसएसोसिएशन हुई थी, सोडियम आयन अलग हो गए थे, हाइड्रोक्सिल आयन अलग सेपरेट हुए थे, और यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे पार्शली डिसएसोसिएट हुए हैं और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है बेटे वो लो है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस। और इनिशियल पीएच जो है वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन 7 है, लेकिन लोअर देन द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग, यानी वैसे क्या है कि ग्रेटर है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस से पीएच जो है वो क्या होगी बेटे, लो होगी। और जब इस सोल्यूशन में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और जब OH की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो पीएच जो है बेटे उसके अंदर फर्दर डिक्रीज आ जाता है, यानी कि पीएच जो है वो और डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि बिफोर गोइंग टू इक्वलेंस पॉइंट, इससे पहले कि इक्वलेंस पॉइंट आए, सोल्यूशन जो है वो एक डिफरेंट सोल्यूशन में जो है वो चेंज हो जाएगा। इस केस में जब ये जो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की एग्जांपल कर रहे हैं ना, इसमें जो सोल्यूशन है वो एक बफर लाइक सोल्यूशन में, बफर लाइक रीजन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे पीएच जो है बेटे कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्लो चेंज आता है, यानी कि पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा स्लोली जो है उसके अंदर चेंज आएगा। और ये चेंज क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड, ठीक है। और यहाँ पे एक इफेक्ट क्रिएट होता है, दैट इफेक्ट इज नोन एज बफरिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं उसको, हम लोग बफरिंग इफेक्ट कहते हैं, इसको आप लोग अंडरलाइन करो। और बफरिंग इफेक्ट क्या यहाँ पे क्रिएट करेगा, बफरिंग इफेक्ट की वजह से जो पीएच है उसमें मॉडरेट चेंज आएगा जब उसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर बेस को ऐड किया जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो बेटे आपको टाइट्रेशन कर्व दिखाया गया है बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये हमारे पास पीएच है, और ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये कर्व दिखाया है, ठीक है। ये वो पॉइंट है दिस इज नॉन एज इक्वलेंस पॉइंट, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन जो है वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज बफर रीजन, ठीक है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। क्लियर है क्या। तो ये हमारा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ था लास्ट में, टाइट्रेशन कर्व एंड इक्वलेंस पॉइंट, उसी को आगे फर्दर जो है हमारे पास इक्वलेंस पॉइंट और जो टाइट्रेशन कर्व है उसी की हमने दो एग्जांपल्स बेटे आज की। एक एग्जांपल हमने की स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की, जिसका टाइट्रेशन कर्व जो था या जिसका इक्वलेंस पॉइंट की पीएच जो थी वो 7 थी। दूसरा जो हमने की एग्जांपल की वो क्या थी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का टाइट्रेशन कर्व किया, और यहाँ पे हमारे पास जो पीएच थी वो क्या थी, ग्रेटर देन जो है वो लेस देन 7 थी, ठीक है।
ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि पीएच एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, यहाँ पे जो पीएच आएगी इक्विवेलेंस पॉइंट पे वो क्या होगी, विल बी लेस देन 7, ठीक है। 7 से लेस पीएच होगी किस पॉइंट पे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे। और यहाँ पे ग्राफ में भी लिखी हुई है 5.27 होती है इक्विवेलेंस पॉइंट पे, ठीक है। ये बात आपने मेन याद रखनी है। इसके बाद अगर नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, द पीएच एट द इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी लेस देन 7, मैंने पहले आपको बता दी, ठीक है। और यहाँ पे अमोनियम किस तरह से वो रिलीज करता है वो आपको बताया गया हुआ है। आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज रैपिडली, दिस इज because the strong acid dissociate completely in water, providing a high concentration of hydrogen ion which significantly lowered the pH. Methyl orange has its color changes in the rain, therefore it can be used as an indicator for strong acid weak base titration. आगे आपको सिंपली बता दिया है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे बेटे जो पीएच है सॉल्यूशन की वो उसमें एक रैपिड जो है वो क्या देखने को मिलेगा, आपको एक डिक्रीज देखने को मिलेगा। और ये जो डिक्रीज मिला यानी कि पीएच जो है 5.27 होगी ना, ये क्यों हुई, ये हुई क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वाटर में कंप्लीटली जो है वो डिसएसोसिएट हो जाता है। हम यही एग्जांपल पढ़ रहे हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड की और वीक बेस की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वाटर में कंप्लीटली डिसएसोसिएट होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो पीएच जो है वो लोअर हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो अपना कलर चेंज करेगा इस रेंज में, और इसीलिए हम लोग जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस्ड टाइट्रेशन है वहाँ पे हम लोग मिथाइल ऑरेंज को एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको दो डिफरेंट इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनॉल पैथिलीन। यहाँ पे उनके एसिड कलर्स हैं, ये उनके बेस कलर बताए हुए हैं, ये आपको उनकी दोनों जो इंडिकेटर्स हैं बेटे उनकी पीएच रेंज बताई हुई है, और इनको टाइप ऑफ टाइट्रेशन यानी कि किस टाइप की टाइट्रेशन में ये वाला इंडिकेटर यूज़ होता है। मिथाइल ओरिन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में यूज़ होता है। जो भी हमने दोनों एग्जांपल्स किए हैं ना, उनमें जो हमने दोनों एग्जांपल्स किए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाली, और जो दूसरी हमने की है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाली, दोनों में मिथाइल ऑरेंज ही जो है एज ए इंडिकेटर यूज़ होता है। और जो फिनॉल पैथिलीन है वो हम किस में यूज़ करते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो टाइप टाइट्रेशन होती है उसमें हम लोग ये वाला इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉपिक हमारा हो गया है ख़त्म। इसी टॉपिक के एंड पे हमारे पास आता है क्विक चेक, ठीक है, वो भी कर लेते हैं हम लोग। क्विक चेक 9.6 यहाँ पे हमें दिया गया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंट पॉइंट। हमने इक्विवेलेंस पॉइंट पढ़ा अभी मैंने आपको, और एंड पॉइंट मैं आपको भी बता देती हूँ, आप लोग उसको सुनो अच्छी तरह से और उसको खुद अपनी वर्डिंग में लिखो। मैं आपको 2-3 डिफरेंस बताती हूँ। पहले तो आप लोग इक्विवेलेंस पॉइंट की डेफिनेशन लिख देना और एंड पॉइंट की डेफिनेशन लिख देना। पहला डिफरेंस, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है बेटे, अभी हमने पढ़ा द पॉइंट वेयर स्टिक्योमेट्रिकली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनालेट एंड टाइट्रेंट रिएक्ट, ठीक है, ये हमने इक्विवेलेंस पॉइंट पढ़ा इधर, ठीक है। या मैंने आपको जस्ट अभी जो डेफिनेशन बताई है वो आप लोग लिख लो, ज़्यादा इजी है। मैंने क्या बताई है, द पॉइंट वेयर स्टिक्योमेट्रिकली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनालेट एंड टाइट्रेंट रिएक्ट, ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी होगी, इक्विवेलेंट पॉइंट की। अब आप लिखें एंड पॉइंट की, द पॉइंट वेयर द इंडिकेटर चेंजेस कलर सिग्नलिंग कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन, वो पॉइंट जहाँ पे इंडिकेटर कलर चेंज कर देता है उसका मतलब क्या होता है कि आपका टाइट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, द पॉइंट वेयर द इंडिकेटर चेंजेस कलर सिग्नलिंग कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे इंडिकेटर कलर चेंज कर देता है, और इसका मतलब ये होता है कि टाइट्रेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं। दूसरी चीज़ आप लोग क्या लिख सकते हो कि जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है, डिफरेंस बता रही हूँ, इक्विवेलेंस पॉइंट को आप लोग मैट्रिकली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एंड पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा डिफरेंस है ये। तीसरा डिफरेंस लिख लेते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट जो है बेटे ये इंडिपेंडेंट होता है किस चीज़ का, इंडिकेटर का। आप क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिकेटर,
जबकि एंड पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ इंडिकेटर। एंड पॉइंट डिपेंड करता है ऑन द चॉइस ऑफ इंडिकेटर, हम किस तरह का इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, उसका हर इंडिकेटर का अलग जो है वो एंड पॉइंट होता है। क्लियर। चौथा डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं। चौथा डिफरेंस हम लिखेंगे, इक्वलेंस पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट होता है बिल्कुल बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ स्टिक्योमेट्री, यानी कि वो एग्जैक्ट होता है बिल्कुल। और जो एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो हमेशा अप्रॉक्सीमेट होता है, यानी कि वो परफेक्टली एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है, एक्यूरेट बिल्कुल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये मैंने आपको 4 बेटे डिफरेंट टाइप के डिफरेंसेस बता दिए, ये आपने यहाँ पे राइट कर लेने हैं। बी पार्ट की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन हाउ एन इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। आपने एक्सप्लेन करना है कि कोई भी इंडिकेटर एसिडिक में और बेसिक सोल्यूशन में कलर किस तरह चेंज करेगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स देती हूँ। सिंपल आप यहाँ पे एग्जांपल कर सकते हैं कि एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है आपके पास, और बेसिक सोल्यूशन में क्या, दोनों का हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग एग्जांपल यहाँ पे करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। ठीक है, एक इंडिकेटर है ना मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक में रेड कलर करे होगा उसका, और बेसिक में वो क्या कलर देता है, वो येलो कलर देता है। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर हम लोग लेते हैं फिनॉल पैथलीन। फिनॉल पैथलीन जो है एसिडिक में कलरलेस होगा, और बेसिक में वो क्या कलर देगा आपको, पिंक कलर देगा। ठीक है, तो जो इंडिकेटर्स कलर्स होते हैं बेटे वो रिफ्लेक्ट करते हैं डोमिनेंट फॉर्म को। ठीक है, और डोमिनेंट फॉर्म किस चीज़ पे बेस करती है, वो बेस करती है ऑन पीएच। ठीक है, क्लियर हो गया। आपने जो अभी हमने सारा इंडिकेटर्स पढ़े हैं बेटे उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके लिखना है। मैंने तो आपको मेन पॉइंट बताया, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे बताओगे कि इंडिकेटर्स आर वीक एसिड और वीक बेस विद डिफरेंट कलर्स। ठीक है, और फिर आपने जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है कि बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन जो हैं वो रिमूव कर देते हैं हाइड्रोजन को, और फिर इसके बाद इनमें ट्रांजिशन स्टेट आता है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या आ जाता है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, जिस तरह फिनॉल पैथलीन जो है वो इट टर्न्स पिंक एट pH 8.2 to 10। इसी तरह मैंने आगे आपको मिथाइल की भी एग्जांपल दी, मिथाइल ऑरेंज की भी, और फिनॉल पैथलीन की भी एग्जांपल दी कि उसका कलर जो है वो एसिडिक में कैसे कन्वर्ट होगा और बेसिक में कैसे कन्वर्ट होगा। पार्ट सी की तरफ चलते हैं। सजेस्ट अ सूटेबल इंडिकेटर फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ठीक है, आपसे उन्होंने इंडिकेटर पूछा हुआ है। ठीक है, इंडिकेटर उन्होंने आपसे पूछा है सूटेबल इंडिकेटर फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो वीक एसिड के लिए अगर आपने वीक एसिड टाइट्रेशन करनी है, वीक एसिड की कॉमन एग्जांपल कौन सी है, CH3COOH। उन्होंने पूछा हुआ है वीक एसिड, तो आप लोग बताएं कि वीक एसिड फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड की एग्जांपल आप लोग ले लो एसिटिक एसिड। CH3COOH इज अ वीक एसिड। साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो अगर हमने टाइट्रेशन करनी हो CH3COH की और NaOH की, तो बेटे बेस्ट इंडिकेटर इस तरह की टाइट्रेशन के लिए क्या होता है, फिनॉल पैथलीन होता है। और इसकी जो रेंज है वो क्या होती है, pH रेंज इसकी है 8.2 से लेके 10 तक, और ये कलरलेस से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन की एग्जांपल मैंने बताई। वीक एसिड की एग्जांपल मैंने क्या बताई, एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल मैंने क्या बताई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस्ट इंडिकेटर मैंने क्या बता दिया, फिनॉल पैथलीन। pH रेंज मैंने क्या बता दी, 8.2 to 10, और ये कलरलेस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक में। क्लियर है। लास्ट पार्ट यहाँ पे पार्ट डी हमारे पास आ रहा है। सजेस्ट अ सूटेबल इंडिकेटर फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन। पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस था, आप क्या आ गया, वीक बेस आ गया। बेटे इसको देखो गौर से सुनो, मैं आपको ओरली बता रही हूँ। वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल बता देना है कि नो इंडिकेटर इज आइडियल। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की टाइट्रेशन के लिए कोई भी इंडिकेटर आइडियल नहीं होता। क्यों, ड्यू टू ग्रेजुअल pH चेंज नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट। ये वही एग्जाम्पल है जो भी हम करके आए उससे मिलती जुलती है। आप इसके आंसर में सिंपल क्या एग्जाम्पल देंगे, क्या बताएंगे, फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन। ठीक है,
For weak acid and weak base titration, no indicator is ideal due to gradual pH change near the equivalence point. However, फिर भी अगर हमें ज़रूरत है, आप लिखेंगे कॉमा डाल के, however if we required, तो यहाँ पे जो हम लोग इंडिकेटर यूज़ करेंगे उसका नाम क्या है बेटे? उसका नाम है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। क्या नाम है? ब्रोमोथाइमोल। स्पेलिंग लिख लो आप लोग, मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। BROMO, ब्रोमो, BROMO, थाइमोल, THYMOL। दोबारा सुन लो, ब्रोमोथाइमोल, BROMOTHYMOL। और आगे स्पेस डाल के आपने क्या लिख देना? ब्लू, BLUE। तो आपने क्या लिख देना है कि सजेस्टेड इंडिकेटर इज ब्रोमोथाइमोल ब्लू, और इसकी पीएच रेंज जो है डेट इज 6। पीएच रेंज इज 6 है इसकी, और ये येलो टू ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, येलो टू ब्लू। क्लियर? समझ आ गई है? आपने क्या लिख देना है दोबारा बता देती हूँ। फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन, नो इंडिकेटर इज आइडियल ड्यू टू ग्रेजुअल पीएच चेंज नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट। However, if required, bromothymol blue indicator is suggested. pH range is 6, yellow to blue. Clear इसका कलर है। चैप्टर बेटे हमारा हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।